हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम क्लास 7th का मिनरल न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज उसका पार्ट 4th वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 3 तक हमने रिकवर कर लिया है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको पिछले वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, और आज हम पार्ट 4 में रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिया था, CHO NPK SCAMG। ठीक है, हमने लगभग सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हमको करना है रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इस वीडियो शुरू करने से पहले एक बात है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि और याद है शायद कि मैंने पिछले वीडियो में नेक्रोसिस को डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, याद आया मुझे, अच्छी बात है याद दिलाया। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे जो भी कन्फ्यूज़न हो आप पूछते चलिए, मैं उसको वीडियो में बता दूंगा, सब लोग जान जाएंगे। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था कैल्शियम में एक स्पेशल पॉइंट नेक्रोसिस। ठीक है, क्या था कि नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जब किसी एलिमेंट की किसी प्लांट में कमी हो जाती है, किसी एलिमेंट की किसी प्लांट में कमी हो जाती है और उस कमी की वजह से किसी भी प्लांट का सेल या टिश्यू, किसी भी पार्ट का, किसी भी उस प्लांट का कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट का कोई भी सेल और टिश्यू अगर डेथ हो जाती है, अगर मर जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। दो टर्म है, एक है नेक्रोसिस और एक है क्लोरोसिस। ठीक है, दोनों को जरा डिटेल करके या कहीं अपने NCERT में ही या स्पेशल नोट्स जहां आप भी बना रहे होंगे उसको लिख लीजिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने बता दिया था आपको। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है, येलोइंग और लीव्स। नेक्रोसिस का मतलब होता है, सिंपली इतना जानो कि नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल और टिश्यू की डेथ। किसकी वजह से, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की। अब जिसमें नेक्रोसिस इसका फिनोमेना बताया गया होगा, यानी जिसमें आपको नेक्रोसिस टर्म को डिफाइन किया रहा गया होगा, उसमें आप क्या बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिराइव कराया था कि कैल्शियम, तो कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम नेक्रोसिस क्रॉस करता है। इसका मतलब अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो उस प्लांट के जो सेल और टिश्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। इसी फिर को क्लोरोसिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को कहीं अलग जगह पे साथ में लिख लीजिए कि क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीव्स और नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल और टिश्यू का डैमेज होना ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, इतनी बार क्लियर हो गए। ठीक है, तो अच्छी बात है जिसने पूछा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये पार्ट 4 वीडियो है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पिछला वीडियो आपने पढ़ लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपके पास कौन कौन से हैं, देखिए आपके पास है मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, कॉपर, निकल, बोरान, मॉलिब्डेनम और आयरन। मन, जन, कल, कु, नी, बो, मो, फी। ठीक है, ये आपके पास इतने माइक्रो एलिमेंट्स हैं, इनके फंक्शंस को डिस्कस करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के पार्ट में कम से कम मैंगनीज, जिंक और क्लोरीन, ये तीनों पार्ट कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट के लिए अगर एक और होता है तो अच्छी बात है, बाकी नेक्स्ट के लिए हम एक फर्दर वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर उम्मीद करेंगे कि 2 पार्ट में ये भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है मैंगनीज। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और NCERT मैं कह रहा हूँ लेकर ही बैठिए। ठीक है, NCERT को आप लेकर बैठिए। चलिए पहला शुरुआत करते हैं मैंगनीज। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है मैंगनीज। मैंगनीज के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, इसका सिम्टम्स भी मैंने इसी में लिख दिया और इसका फंक्शंस भी इसी में लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हर एलिमेंट की क्या बताया मैंने, हर एलिमेंट का क्या बताया कि वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Mn+2। मैग्नीशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Mn+2। ठीक है, ऐसे मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट। और क्लोरीन नहीं, क्लोरीन तो भी पढ़ाया नहीं है। और क्या, कैल्शियम
मैग्नीशियम और फास्फोरस, इसका आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो मैग्नीज जो होता है ये Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक। दूसरा क्या है कि एसेंशियल फॉर O2 एवोल्यूशन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। अब इसमें क्या है, बहुत से बच्चे इसमें थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है, लेकिन मैंगनीज का जो बेस्ट फंक्शन है या मैंगनीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है, एसेंशियल फॉर O2 एवोल्यूशन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। देखो क्या है, जनरली ये जो पहले लाइन है ये भी आपका फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि जिन बच्चों ने क्लास 10th में स्टडी किया होगा फोटोसिंथेसिस स्टडी करते समय अगर आपके स्कूलों में, कोचिंग में या टीचर्स ने अगर आपको बताया होगा तो आपको बताया होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो टोटल 2 पार्ट में होती है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में फर्दर आपको फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट पड़ता है, ठीक है। अगर ये सब आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। जिन्होंने सुना उनके लिए अच्छा है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब जनरली क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, 6CO2 + 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 + 6O2। तो ये जो O2 निकलता है, ये O2 कहाँ से निकलता है, ये O2 को निकालने के लिए मैंगनीज की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये O2 कहाँ से आता है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या लेते हैं 6CO2 + 12H2O, तो हमारे पास एक तो CO2 है और दूसरा H2O है, तो इसमें दोनों में ऑक्सीजन है। तो जो हमारा O2 निकलता है प्रोडक्ट के दौरान वो कौन से, किससे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है या वाटर से निकलता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं पता है तो अगले चैप्टर का इंतज़ार करिए, ठीक है। जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे या इसको खुद सर्च करिए, पता करिए। अगर आपको पता हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो यहाँ पे O2 एवॉल्व होता है वो इसका होता है या इसका होता है। क्वेश्चन समझ है कि नहीं आपने, जैसे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। देखते हैं ऊपर दिखता है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, CO2 + H2O गिव्स C6H12O6 + O2, ठीक है। अभी मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ 6 और 12 नहीं लगाना, चलिए लगा देता हूँ बैलेंस। अब मैंने ये पूछा कि ये दोनों CO2 और H2O कंबाइन हुए तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकला। ये जो ऑक्सीजन निकला है ये किससे आया है, कार्बन डाइऑक्साइड से आया है कि वाटर से आया है। तो ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किसका आया, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कुछ देर तक इंतजार करिए। तो पहला मैंने बता दिया, O2 के निकलने के लिए जरूरत होती है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर का टूटना। फोटोलिसिस का मतलब फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना यानी ब्रेक। तो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है किसका, वाटर का। इसीलिए देखो फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, 6CO2 + 12H2O गिव्स एरो पे सनलाइट और क्लोरोफिल। तो वो सनलाइट किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन लाइट रिएक्शन। तो यहाँ इस्तेमाल होता है O2 की निकालने के लिए और फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए, ठीक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब पहला इक्वेशन अगर देख के समझ गए हैं तो दूसरा तो समझ ही गए होंगे कि जब ये फोटोसिंथेसिस का पूरा पार्ट है तो नेक्स्ट वाला भी किसका पार्ट होगा, फोटोसिंथेसिस का होगा। ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस में और नाइट्रोजन को जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल एंड इंडोल एसिटिक एसिड फॉर्मेशन। इंडोल एसिटिक एसिड फॉर्मेशन इसको बोलते हैं IAA। ये एक नेचुरल हार्मोन है, ठीक है। क्लास 10th में आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाया गया होगा, वहाँ आपको 5 हार्मोन पढ़ाए होंगे, फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। वहाँ ऑक्सिन आप में 2 पढ़ाया गया, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में यही आता है IAA और IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये कैसा होता है, नेचुरल होता है। और सिंथेटिक 2,4-D, फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट करिए, मैं बता दे रहा हूँ, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका सिंथेटिक होता है, तो एंडोल एसिटिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है। अभी एंडोल एसिटिक एसिड क्या है ये एक तरह का ये नेचुरल ऑक्सिन है। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है ऑक्सिन क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, मतलब उसका टिप, उसका रूट टिप, उसका शूट टिप सब बढ़ेगा। तो मतलब ये इसको बनाएगा, मैंगनीज इसको बनाएगा जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होगी, ठीक है। और क्लोरोफिल में क्योंकि फोटोसिंथेसिस में काम कर रहा है तो इसलिए क्लोरोफिल भी को बनाएगा। तीसरा है, लास्ट है आपका रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी खाना बनेगा, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज बनने के बाद वो सीधे फिर डाइजेस्ट होगा। जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज बनने के बाद उसका रेस्पिरेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही सेम काम यहाँ होगा, ग्लूकोज बन गया है,
फोटोसिंथेसिस अब उसका रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब उसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलेगा और प्लांट जो है वो अपना रेस्पिरेशन करेगा और एटीपी के फॉर्म में अपना एनर्जी स्टोर कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या बताया कि Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, O2 एवोल्यूशन और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, राइट रिएक्शन में कुछ एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, क्लोरोफिल और एंडोल एसिटिक एसिड को फॉर्मेशन करता है और रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी साथ इसी का सिम्टम समझ लीजिए। फिर से देखिए आया है क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, याद है, याद करिए। क्लोरोसिस का मतलब येलोइंग ऑफ लीव्स, नेक्रोसिस का मतलब किसी भी सेल और टिश्यू का डेथ हो जाना, किसकी वजह से, किसी भी सर्टेन एलिमेंट की वजह से, किसी भी एलिमेंट की वजह से अगर किसी भी प्लांट का सेल और टिश्यू अगर डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट ने कह दिया है कि प्लांट के किस पार्ट का डेथ होगा, मतलब लीव्स के, मतलब अगर मैंगनीज की कमी हुई तो पत्तियों में नेक्रोसिस और क्लोरोसिस आएगा। तो क्लोरोसिस तो पत्ती में होगा और नेक्रोसिस भी कहाँ होने लगी, पत्ती, यानी पत्तियों की जो सेल्स होंगी या पत्तियों की जो टिश्यूज होंगी वो कैसे होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी, सेल उसका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल एंड स्टार्च डिसअपीयर फ्रॉम प्लास्टिड। क्लोरोफिल एंड स्टार्च डिसअपीयर फ्रॉम प्लास्टिड। अच्छा, हमें ये पता है कि क्लोरोफिल और स्टार्च डिसअपीयर फ्रॉम प्लास्टिड। सबसे पहले मेन बात ये है कि क्लोरोफिल और स्टार्च स्टोर कहाँ होता है, लीफ में ही स्टोर होता है। तो अगर लीफ ही मर जाएगा, लीफ की सेल्स मर जाएंगी तो लीफ भी मर जाएगा, यानी लीफ की भी डेथ हो जाएगी। तो हमारा जो क्लोरोफिल है उस लीफ में या उस स्टार्च में, जो उस लीफ में जो स्टार्च है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोसिस इन यंग लीफ, बता ही दिए, क्लोरोसिस का मतलब यंग लीफ में येलो हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि फर्दर जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो अगले चैप्टर में है वहाँ डिटेल करेंगे, लेकिन अगर इसमें फर्दर कुछ पॉइंट्स होगी, आप पिछला पढ़ के लीजिएगा 10th का कुछ, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको याद भी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला है जिंक। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं जिंक। सबसे पहला वही जो हर बार करते आए हैं कि जिंक किस फॉर्म में प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, तो जिंक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मतलब Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। पहला हो गया क्लियर। दूसरा है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पेसिफिक रोल इन ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस इन सेल वॉल। सेल वॉल में ये ऑक्सिन की सिंथेसिस कर रहा है। अभी पिछले वाले में ही बताया था, देखो ऑक्सिन यानी यहाँ पे इसने लिख दिया IAA, फुल फॉर्म क्या है, एंडोल एसिटिक एसिड। क्या है, एंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा एक नेचुरल सिंथेटिक बताओ, ऑक्सिन एक IBA, ये क्या है, एंडोल ब्यूट्रिक एसिड। क्या है, एंड्रोल ब्यूट्रिक एसिड। तो IAA और IBA, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एक नेचुरल हार्मोन है जो कि प्लांट के द्वारा खुद बनाया जाता है। ठीक है, क्या है कि ये सेल वॉल में जो भी प्लांट की सेल वॉल होगी उसमें सिंथेसाइज करने के लिए मदद कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्लांट के सेल वॉल में होगा तो उस प्लांट का सेल वॉल थोड़ा सा ग्रो करेगा, जिसकी वजह से वो सेल ग्रो करेगा तो वो फिर धीरे धीरे उस प्लांट का रूट टिप या शूट टिप क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा और प्लांट की ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन कह सकते हैं इसका। ठीक है, NCERT अगर आप लेके बैठे हैं तो आप देखेंगे इतने सारे नहीं दिया है NCERT में, क्योंकि मुझे लाइन याद है NCERT की, तो मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि NCERT में लिखा है इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेज। ठीक है, उसने यही लिखा है कि इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेज। तो वहाँ मैंने ढेर सारा लिखा दिया आपको कि एक्टिवेटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज लिख लीजिए, कार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और पेप्टाइडेज। अच्छा, पेप्टाइडेज तो क्लियर ही हो रहा होगा, प्रोटीन है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आपको जब फर्मेंटेशन पढ़ाया जाएगा वहां मिलेगा। कार्बोक्सिलेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको रेस्पिरेशन में मिलेगा। ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन में मिलेगा, वहां आपको बताएंगे। बहुत तेज काम करता है ये। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, काम करने की स्पीड या रेट बहुत तेज होता है। ठीक है, तो अब इतना याद रखो कि ये इन सब एंजाइम को, यानी जिंक जो है इन सभी एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है आपका सीड फॉर्मेशन। क्या है, सीड फॉर्मेशन। किस में हेल्प कर रहा है ये, सीड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। मतलब जो भी प्लांट का सीड बनना होगा फ्रूट के अंदर, या प्लांट में फ्रूट के अंदर ही सीड बनना होगा, वो चेक कर रहा है जिंक। अब इसकी एक सिम्टम्स मैं यही बता दूं, ये जिंक की वजह से क्या बन रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर जिंक ना होगा तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, वही मैंने यहाँ लिख दिया है, ये वाला पॉइंट।
कि इसका सिम्टम में क्या है, इनहिबिट सीड फॉर्मेशन। अगर जिंक नहीं होगा तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा है चेक वेजिटेटिव ग्रोथ एंड शॉर्टन द इंटरनोड लीफ। ये वेजिटेटिव ग्रोथ को शॉर्ट कर देगा, रोक देगा, और इंटरनोड लीफ जो होगी उसको छोटा कर देगा। अच्छा, इंटरनोड और नोड क्या होता है, दो बातें हैं कि नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है। तो यहाँ समझाते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक प्लांट, ठीक है, एक हो गया प्लांट, ये हो गई उसकी रूट। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ शुगर केन, गन्ना, तो गन्ना तो सभी लोगों ने देखा होगा। गन्ने में क्या होता है, गन्ने में अगर ध्यान से देखे होगे तो गन्ने में ऐसे गांठ होती है, ठीक है, होती है ना, सबने देखा है कि गन्ने में ऐसे गांठ होती है, हाँ होती है। ये जो गांठ होती है इसको बोलते हैं नोड। ये जो गांठ होती है इसको बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड। इन दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनोड, या कह सकते हैं कि गन्ने का वो पार्ट जो आप खाते हैं, ठीक है, एक मोटा पार्ट पड़ता है, उसको फिर छिलते हैं, फिर गन्ने का उतना पार्ट खाते हैं आप, फिर उसके बाद उसको छिलते हैं, ठीक है। तो जो गांठ वाला पार्ट होता है उसको नोड बोलते हैं, और दोनों नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो इंटरनोड होता है। तो क्या कह रहा है कि चेक वेजिटेटिव ग्रोथ। अच्छा, वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है एक तरह का रिप्रोडक्शन का ही पार्ट माना गया है इसे, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में जो प्लांट का नंबर या संख्या इंक्रीज करने में जो हेल्प कर रहा है उसको चेक करेगा, यानी उसको एक हिसाब से रोकेगा, प्लांट अपनी संख्या ना बढ़ा सके, ठीक है। एंड शॉर्टन द इंटरनोड्स लीफ, जो लीव्स का इंटरनोड होगा, लीफ की जो इंटरनोड होगी उसको वो शॉर्ट कर देगा। लीफ की इंटरनोड कहने का मतलब ये है कि ये है लीफ, तो यहाँ का जो पार्ट होगा ये इसको शॉर्ट कर देगा, ये ऐसे हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ को थोड़ा असर पड़ेगा, जिससे लीफ जो होगी वो छोटी हो जाएगी थोड़ी। नेक्स्ट है सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन को रोकेगा। और लास्ट इसको एज इट इज याद कर लीजिए, वाइट बड डिजीज इन मेज। तो जिनके यहाँ भुट्टा बोया गया होगा या मेज़ बोया गया होगा, अगर उन्होंने ध्यान से देखा होगा तो मेज़ की जो प्लांट होता है, मेज़ का जो प्लांट होता है, ठीक है, जिन्होंने भुट्टा देखा होगा मैं बता दूँ कैसा होता है। ये जिन्होंने उसको देखा होगा, अगर उन्हें पता होगा तो ये होता है, और इसका जो रूट्स होते हैं ये कुछ कुछ ज़मीन में मान लो ऐसे है, तो फिर ये ऐसे, फिर कुछ ऊपर से पार्ट से ऐसे रूट आते हैं, ये सॉइल से कनेक्ट होते हैं ऐसे, ठीक है। इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, आपके मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो ये जो मेज़ होता है, यहाँ से आपकी अगर पत्तियाँ इसकी निकली हैं तो पत्तियों के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक वाइट कलर का बर्ड निकल जाएगा, ठीक है, जो कि एक डिजीज़ कॉज करता है किसमें, मेज़ में। तो वाइट बर्ड डिजीज इन मेज़, तो एज इट इज़ इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें कोई दिक्कत हो क्या क्या है, जिंक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जिंक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। स्पेसिफिक रोल है ये, ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसिस करता है सेल वॉल में, ठीक है, सेल वॉल के ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज करेगा। एक्टिवेटर है ये, किसका किसका है, कार्बोनिक एनाइड्रेज, कार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और पेप्टाइडेज। नेक्स्ट है आपका सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। सिम्टम्स इसके हैं, चेक वेजिटेटिव ग्रोथ एंड शॉर्टन द इंटरनोड्स लीव्स, इनहिबिट द सीड फॉर्मेशन एंड वाइट बड डिजीज इन मेज, ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला आता है क्लोरीन। बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम शॉर्ट है, इसका कोई ज़्यादा डिफिशिएंसी सिम्टम नहीं है, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। क्लोरीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, क्लोराइड आयन के फॉर्म में, क्योंकि निगेटिव है ना, मतलब निगेटिव करने का नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली कैसे होते हैं, एनायन के फॉर्म में होते हैं, तो वो क्लोरीन माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। बैलेंस करता है एनायन कैटायन इन सेल्स, यानी सेल में कह सकते हैं कि एनायन प्लस माइनस को ये बैलेंस करता है, जैसे कैल्शियम करता था, जैसे पोटेशियम करता था, या जैसे सोडियम करता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी सेल में प्लस और माइनस के एक लेवल को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। एनायनिक या कैटायनिक बैलेंस को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन हेल्प करता है, हेल्प्स टू डिटरमाइन सोल्यूट कंसंट्रेशन उस सेल में, या हम कह सकते हैं, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। सोल्यूट कंसंट्रेशन कहने का क्या मतलब है, सोल्यूट कंसंट्रेशन कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा सेल हो गया, सेल में न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया। अच्छा, ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म हो गया, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म
इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ये जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इन सब में जो सॉल्यूट होगा, ठीक है, सॉल्यूट तो होगा नहीं, इन सब के अंदर कुछ कुछ सॉल्यूट्स भी जरूर होंगे, बीच बीच में डिजॉल्व होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे, क्योंकि सेल्स को क्या चाहिए, अपने जीने के लिए कुछ सॉल्यूट तो चाहिए ना, मिनरल चाहिए। तो इसमें जो सॉल्यूट होगा उसकी कंसंट्रेशन को ये डिटरमाइन करता है कि कितना है। अगर ज़्यादा है तो बाहर निकलवा देगा सेल से, अगर कम है तो अंदर करवा लेगा, ठीक है। मतलब अब सेल कई सारे सेल से घिरा होता है, तो दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें अगर ज़्यादा है तो सेल से बाहर उन गैप में रहेगा, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अगर कम है तो उस इंटरसेलुलर स्पेस से क्या करता है, कुछ आयंस को, कटायंस को अंदर ले लेता है, जिससे उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन फिर से क्या रहे, एक हिसाब से मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये आगे तीसरा है एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग करने के लिए भी हेल्प करता है। अच्छा, ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी में देखोगे तो दो पॉइंट में बड़ी कन्फ्यूजन होगी। मैंगनीज में भी यही बात लिखी है कि एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है। तो वो मैंगनीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिना उसके नहीं होगा। तो समस्या है कि एनसीईआरटी ने फिर यहाँ क्यों लिखा है। देखो, अगर मैंगनीज नहीं भी है तो कभी कभी उसका काम क्लोरीन भी कर सकता है, पर जितना जो रैंडमली और जितना जो फास्ट मैंगनीज करेगा क्लोरीन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक कह सकते हैं कि एक बैकअप रखता है प्लांट अपना, कि अगर मैंगनीज नहीं भी होगा तो हमारा काम कौन करेगा, तो वो क्लोरीन को उस फॉर्म में रखता है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि जो वाटर स्प्लिटिंग का फंक्शन और ऑक्सीजन इवोल्यूशन का फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है वो मैंगनीज का है, मैंगनीज करता है, और मैंगनीज का वो मेन फंक्शन है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको नोट कर लो, बहुत छोटा है, इसमें कोई डिफिशिएंसी सिम्टम ज़्यादा नहीं है। डिफिशिएंसी सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक अनायन कटायन को बैलेंस करता है, तो कभी कम कभी ज़्यादा कम, ये प्लांट के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसलिए इसकी कोई खास डिफिशिएंसी सिम्टम नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलिए अगला एलिमेंट देखते हैं। अगला एलिमेंट है आपका कॉपर, ठीक है। अगला एलिमेंट है कॉपर। कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, सबसे पहला वही काम फिर से देखते हैं। क्या कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, कॉपर एब्जॉर्ब होगा कॉपर आयन की फॉर्म में, ठीक है। कॉपर आयन मतलब Cu2+, ठीक है। Cu पे प्लस भी होता है, Cu पे 2+ होता है, बस याद रखना है कि ये कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, Cu+2, ना कि Cu+। याद रखो कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Cu+2, Q+ नहीं, क्यूप्रिक के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि कॉपर का अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया, कॉपर का अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो ये प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉपर की अमाउंट जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। जैसे पिछले वाले में पढ़ा कि क्लोरीन अगर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे कोई प्लांट को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। बाकियों के कंपैरिजन में आपने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि सबकी डिफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ हो रहे हैं। बट यहाँ आपने एक स्पेशल और पहला पॉइंट पढ़े, क्या पढ़े कि कॉपर के ज़्यादा होने से प्लांट में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर कॉपर का अमाउंट उसके जितना चाहिए था अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग डाल के लिख लो। चलो आता है अगला, कॉपर एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, यानी पूरे प्लांट में जितनी भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया है, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या अपना वो एक्सक्रीशन नहीं करते हैं वो, लेकिन कुछ फॉर्म में वैक्स के फॉर्म में या रबर के फॉर्म में निकालते हैं अपना एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जितने भी प्लांट में मेटाबॉलिज्म हो गए वो सब कंट्रोल कौन करता है, कॉपर कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन रेडॉक्स रिएक्शन एसोसिएटेड मैनी एंजाइम्स एंड इज रिवर्सली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Q+ टू क्यूप्रिक, ठीक है। अब इसमें बहुत से लोग रेडॉक्स रिएक्शन जानते होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपको डिटेल करना है तो अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन डिटेल में पढ़ना है, आपको नहीं पता है तो आप क्लास 10th में, मैंने क्लास 10th की वीडियो बनाई है जिसमें आपको रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। चैनल का नाम डालिए और आगे रेडॉक्स रिएक्शन डाल दीजिए, पार्ट 4th वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझा देंगे। बस इतना जानो कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किसी भी एक साइमल्टेनियस होता है। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या है कि एसोसिएटेड मैनी एंजाइम्स एंड इज रिवर्सली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Q+ टू क्यूप्रिक है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो Q+ होता है वो क्यूप्रिक में चेंज होता जाता है। मतलब
ये इसमें ऑक्सीडाइज हो गया। देखो Cu 1+ है और Cu 2+ है। 1+ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो उस पर 2+ आ जाएगा, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ या कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ खुद अपने आप को, ठीक है। तो ये Q+ से Q' में चेंज जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर जिनको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं पता है वो जाके पहले वीडियो देखें, फिर आगे पे समझें, या जिनको पता है तो वो उनकी अच्छी बात है। नेक्स्ट है विटामिन सी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, मौसमी पे पाया जाता है, या जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं नींबू में पाया जाता है, तो उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, याद कर लो। सिम्टम एक ही है, नेक्रोसिस ऑफ टिप इन यंग लीफ, मतलब यंग लीफ के एकदम टिप पे नेक्रोसिस पाया जाएगा। यानी आपका अगर कोई यंग लीफ है, ठीक है, यंग लीफ है, यहाँ पे इसके टिप पे, इसकी जो टिप होगी, यहाँ की सेल्स और टिश्यू क्या हो जाएंगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। अगला एलिमेंट आता है आपका बोरान, ठीक है। बोरान क्या होता है या बोरान की क्या रोल है? माइक्रो एलिमेंट है तो क्या रोल है इसका, ठीक है। सबसे पहला, सब में की तरह किस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है? BO3- या B4O7-, या सिंपली कह सकते हैं बोरेट आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। ये बोरेट आयन है, बोरेट आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। पहला पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं आप लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं इसको। पहला पॉइंट लिखा है कि ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ एंजाइम, विथ एंजाइम। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जितने एलिमेंट पढ़े उन सब में एक बात कॉमन थी, वो किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे थे, या फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को, रेस्पायरेशन के एंजाइम को, अभी पिछले वाले में पढ़े थे पेप्टाइडेज को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, या जितनी भी अभी तक एलिमेंट्स पढ़े वो किसी ना किसी एक एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल थे। बट बोरान इज द ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इज नॉट यूज टू एनी एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। ये एक ऐसा माइक्रो एलिमेंट है जो नहीं एसोसिएट होता है किसी भी एंजाइम्स में, और वो नहीं उसको एक्टिवेट करता है किसी भी एंजाइम्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। ये कैल्शियम का अपटेक बढ़ाएगा और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा, मतलब जितनी जल्दी तेजी से खींचेगा कैल्शियम आयन को उतनी तेजी से उसको खर्च भी करेगा, यूटिलाइज करेगा। और क्या फंक्शन है? मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। मेम्ब्रेन का फंक्शनिंग जो है, मेम्ब्रेन का मतलब आने जाने का जो फंक्शन है उसका, उस मेम्ब्रेन के सेल वॉल का जो फंक्शन होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स को, सॉल्यूट्स को अंदर बाहर ले जाने का, उस फंक्शन को ये कंटिन्यू रखेगा। पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। अब जिन्होंने रिप्रोडक्शन पिछले साल पढ़ा होगा उनको ये टर्म क्लियर होगा कि पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है। बस एज इट इज याद कर लो, ज़्यादा समझना नहीं है। सेल इलोंगेशन, सेल की लंबाई को बढ़ाएगा। सेल डिफरेंशिएशन, अच्छा सेल डिफरेंशिएशन अभी जस्ट ये 15th चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा आपको 15th चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। तो हम इसके बाद वही चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको हम वही चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको 3 चीज़ें मिलेगी: सेल डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, 3 पॉइंट मिलेगा वहाँ, तो तीनों वहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी याद कर लो सिर्फ सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब एक बस अब ऐसे है कि ये क्या काम करता है कि अलग अलग सेल्स को अपना अलग अलग काम सौंप देता है। जैसे कि हम अगर कोई घर बनाते हैं या कोई स्कूल बनाएं, कोई भी काम कराएं, तो हम पर्टिकुलर आदमी को अपना उसका काम सौंप देते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। जैसे स्कूल बनाना होता है तो क्या, उसमें एक प्रिंसिपल बनाते हैं, प्यून बनाते हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और एक फ्लोर मतलब जो भी साफ़ सफाई करते हैं, इन सब के लिए अपना एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। उन सब को वो एक नियंत्रण के तरह अपना काम करते हैं, एक फंक्शन अपना गवर्न करते हैं, और उससे वजह से एक सिस्टम या एक स्कूल चलता है। तो एक जो जिम्मेदारी देने का काम होता है कि ये तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, उसी को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। नाम पे मत जाना डिफरेंशिएट का मतलब टूटना, वो नहीं होता है। सेल डिफरेंशिएट का मतलब एक पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा करना। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में, अच्छा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट ग्लूकोज ही तो बनाता है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज इसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिव सॉल्ट अब्जॉर्प्शन।
अच्छा, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होती है, एक्टिव में एनर्जी रिक्वायर होती है, पैसिव में एनर्जी नहीं रिक्वायर होती है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस अगर आपसे कहा गया तो उसमें एनर्जी रिक्वायर होगी, पैसिव प्रोसेस कहा गया तो उसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। पैसिव को एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई बॉल है उसको ऊपर रख दिया तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती है, तो वो पैसिव प्रोसेस हो गया। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी लगती है, या इसका सिंपल डेफिनेशन कहते हैं जैसे वो बहुत एक्टिव है, वो बच्चा बहुत एक्टिव मतलब वो बहुत एनर्जेटिक है, मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्टिव सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, मतलब ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, वो भी कैसे, एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये किसका यूज़ करता है, ये एनर्जी का। सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, ये एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। अच्छा, ये भी पता होगा कि फ्रूट किसमें बनता है, फ्लावर में ही। ठीक है, जब फ्लावर होगा तभी फ्रूट बनेगा, बिना फ्लावर के कोई भी फ्रूट नहीं बन सकता है। तो हेल्प इन फ्लावरिंग, और जैसे फ्लावरिंग आया इसका मतलब क्या होगा, और फ्रूटिंग भी होगा उसके साथ। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोरान इज एसेंशियल फॉर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा पिछले साल आपने पढ़ा था, गुड़हल का आपने रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने फीमेल का एक बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था। मैं फिगर बनाऊं, जिसको याद होगा वो अच्छी बात है। ऐसे कुछ पढ़ा था, यहाँ से स्टेमन निकला था, यहाँ से स्टेमन निकला था। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ आपका पॉलन ग्रेन था। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा, ठीक है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आपको पता है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ, पता ही होगा आपको। पॉलन ग्रेन जैसे ही फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर स्टिक होता है, बैठता है, तुरंत यहाँ से एक ट्यूब जनरेट होती है, एक ट्यूब अराइज होती है जो कि जाके सीधे अंदर ओवरी में खुलती है। इसी ट्यूब को क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब, जिसके थ्रू आपका पॉलन ग्रेन क्या होता है, अंदर एंटर होता है। तो ये इसी ट्यूब को बनाने के लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है, यानी बोरान इसी ट्यूब को बनाने के लिए हेल्पफुल करता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगला है इसका डिफिशियंसी सिम्टम। ठीक है, इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, देखो डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, स्टेम और रूट टिप डाई हो जाएगा, मतलब कि जो स्टेम का रूट होगा एपिकल पार्ट होगा, और शूट का जो एपिकल पार्ट होगा, ठीक है, ये दोनों का जो एपिकल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा या मर जाएगा। जैसे ये आपका हो गया, अब रूट निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, तो इसका जो सबसे अपर पार्ट होगा ये, और शूट का जो सबसे अपर पार्ट होगा ये टिप ही इसका क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो अगर ये अपर पार्ट ही ड्राई हो जाएगा तो शूट और रूट दोनों का ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टंटेड हो जाएगा। मतलब स्टंटेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा, या रूट का ग्रोथ है या शूट का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा जैसा कि मैंने इसके फंक्शन में बताया है कि ये फ्लावरिंग को हेल्प करता है, मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को हेल्प करता है। अब ये अगर नहीं होगा तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा तो फ्रूटिंग भी नहीं करे। तो तीसरा यही लिखवाया गया है कि फ्लावर फॉर्मेशन सप्रेस्ड हो जाता है, दैट इज़ नो फ्रूटिंग। अगर बोरान की कमी हो जाएगी तो प्लांट में फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा, सप्रेस हो जाएगा, और उसमें फ्रूटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, छोटा ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको लिख लीजिए। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस वीडियो में हमने लगभग सारे रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर कर लिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मन, जन, कल, कु, नी, बो, मो, फी। ठीक है, यही आपके इतने सारे ढेर सारे थे आपके पास। ठीक है, जिनमें से हमने मैग्नीज कवर कर लिया, जिन कवर कर लिया, क्लोरीन कर लिया, कॉपर कर लिया। अच्छा, निकल है नहीं कॉपी में, आपके कोर्स में निकल का है नहीं तो उसका ज़्यादा रोल भी नहीं है। बोरान कवर कर लिया। ठीक है, अभी आपके पास मोलिब्डेनम और आयरन ये दोनों बच गए। ठीक है, रेस्ट हो गया, ये रेस्ट इन पीस नहीं हुआ, रेस्ट हुआ है, बचा है ये। ठीक है, तो इतने सारे आपके मैंने कवर कर लिए, और आपके ये 2 पार्ट बचे हैं, तो उन दोनों को मैं अगले फर्दर वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज को जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई रिलेटेड
क्वेश्चंस हो तो उसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे पूछिए अपने आप से पूछिए, हमसे पूछिए जो भी डाउट हो आपको, और पढ़ाई करते रहिए। NCERT मैं कहूँगा पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, और जैसे आ गई है, ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आती जाएगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी थोड़ी वीडियो आए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।